हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी और कैसे चल रही है आपकी तैयारी। उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी बहुत अच्छी ढंग से चल रही होगी। और हमारा जो ये आज का इस चैप्टर का अंतिम लेक्चर है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर हम इस चैप्टर को करेंगे समाप्त। अम्ल क्षारक एवं लवण में जो है आज के इस लेक्चर में हम क्या सब पढ़ने वाले हैं, पहले इसकी चर्चा हम कर लेते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं विरंजक चूर्ण का निर्माण, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे खाने वाला सोडा का निर्माण, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे धोवन सोडा का निर्माण, वॉशिंग सोडा का निर्माण, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि भैया प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाया जाता है, क्रिस्टलन जल के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। इन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग समझने वाले हैं। तो ये चैप्टर जो है, इसका जो ये जो लेक्चर है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है बिहार बोर्ड 2027 के एग्जाम के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी इस लेक्चर को पूरा देखकर ही इसका नोट्स बनाकर ही आप उठोगे। तो चलिए, अगर इस चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि और भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को तक पहुंचाया जा सके और भी बहुत सारे स्टूडेंटों को हेल्प हो सके। ठीक है, तो चलिए हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने कॉपी पेन लेके बैठा है। तो चलिए इस चैप्टर को आरंभ करें, मतलब इस क्लास को आरंभ किया जाए। तो आरंभ जो है हम कुछ विशेष बातों से करना चाहते हैं। देखिए, हम सभी जानते हैं, क्या जानते हैं, अगर पहली बातें आपको समझना होगा, अगर प्रबल अम्ल है और प्रबल क्षारक दोनों अगर परस्पर अभिक्रिया करती है तो हम सभी जानते हैं क्या बनता है, उदासीन लवण और जल बनता है। ठीक, इसके बाद अगर अम्ल जो है क्या होगा, हम सभी को ध्यान रखना है, अम्ल अगर दुर्बल हो, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक हो, प्रबल क्षारक, तो लवण कैसी बनेगी। तो हमें ध्यान रखना है, अगर दुर्बल अम्ल है, प्रबल क्षारक है, तो लवण कैसी बनेगी। तो याद रखना कैसी बनेगी, तो क्षारकीय लवण बनेगी, क्षारकीय लवण प्लस जल का निर्माण होगा, क्षारकीय लवण तथा जल का निर्माण होगा। तीसरा पॉइंट, अगर आप मान लो कि यहां पर अम्ल क्या है, प्रबल है, प्रबल अम्ल है और क्षारक कैसा है, दुर्बल है, तो जो लवण बनेगा ना वो कैसा बनेगा। तो प्रबल अगर अम्ल है तो भैया अम्ल जो है ना प्रबल है और दुर्बल क्षारक है, तो कैसा बनेगा, अम्लीय लवण और जल का निर्माण होगा। तो ये तीन बातें आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है, प्रबल अम्ल है, प्रबल क्षारक है, तो उदासीन लवण बनेगा और जल बनेगा। उसके बाद क्या याद रखना है आपको, दुर्बल अम्ल है, प्रबल क्षारक है, तो क्षारकीय लवण और जल बनेगा। इसके बाद क्या याद रखना है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक है, तो अम्ल है प्रबल, दुर्बल क्षारक है, तो अम्लीय लवण बनेगा। ठीक है, अगर दुर्बल अम्ल है, प्रबल क्षारक है, तो क्षारकीय लवण बनेगा। अगर अम्ल भी प्रबल है, क्षारक भी प्रबल है, उदासीन लवण बनेगा। इसको दिमाग में सेट कर लेना है, कभी कभी एमसीक्यू में आ जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में ये आ जाता है, एग्जाम में पूछ दिया जाता है। ये बातें आपको ध्यान रखना है। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, हम हट जाते हैं, आप ले लो। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया तो देखिए यहां पर जो है आगे बढ़ते हैं हम, और
नेक्स्ट जो आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, पहला नंबर का, वो है विरंजक चूर्ण का निर्माण। विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है? तो विरंजक चूर्ण की अगर हम बात करें तो हम सभी जानते हैं इसे हम किस नाम से जानते हैं। तो इसे हम बहुत सारे नाम से जानते हैं, उसमें से पहला नाम जो है विरंजक चूर्ण है। उसके बाद हम सभी जानते हैं ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। इसके बाद एक और नाम है, क्या नाम है? हम सभी जानते हैं क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड के नाम से भी हम लोग इसको क्या करते हैं, जानते हैं। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड के नाम से हम जानते हैं। इसकी सूत्र की अगर बात करें, इसका जो सूत्र होता है ना, जिसका हम लोग निर्माण करने वाले हैं, क्या होता है? CaOCl2, ठीक है, ये इसका सूत्र होता है। CaOCl2 विरंजक चूर्ण का सूत्र है। ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये सभी इन्हीं के नाम है, ठीक है। अब ये बनाए कैसे जाते हैं, ये एग्जाम में आ जाता है, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो इसका जो निर्माण होता है, हमें ध्यान रखना है भैया जी, ये स्मार्ट पॉइंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा ये मान के चलो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम में अक्सर इस क्वेश्चन को देखा जाता है, इस तरह के क्वेश्चन को देखा जाता है, निर्माण वाले क्वेश्चन को। इसलिए इसको दिमाग में बिठा लेना है। क्या बिठा लेना है? कि जब हम Ca*OH के होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ Cl2 क्लोरीन गैस का जो है अभिक्रिया करवाते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है, हमें ध्यान रखना है, CaOCl2 प्लस H2O। ये जो हमारा प्रोडक्ट है, इसे ही हम विरंजक चूर्ण के नाम से जानते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से जानते हैं। यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम क्या करते हैं, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, तो उससे जो उत्पाद बनता है विरंजक चूर्ण होता है, जल होता है। तो जल का यहाँ पे हमारा कोई योगदान नहीं है, इसका कोई उपयोग नहीं है, जल बन के अपना जो है अलग हो जाएगा। लेकिन जो विरंजक चूर्ण है, ये हमें प्राप्त होगा जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्लोरीन की अभिक्रिया होगी। तो इस तरह से विरंजक चूर्ण का निर्माण हो जाता है, ठीक है। और ये जो है ध्यान रखिएगा, MVBI है, MVBI, ठीक है, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिहार बोर्ड के लिए, ठीक है। और ये जो है आपको ध्यान रखना है, 2 मार्क्स में आता है, 2 मार्क्स में ये पूछा जाता है, 2 नंबर में ये क्वेश्चन आता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो चलिए, अब ये जो बना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराने से विरंजक चूर्ण का निर्माण हुआ है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का निर्माण हुआ है। अगर आप समझ लिए हैं तो इस विरंजक चूर्ण का उपयोग अब निर्माण किए हैं, तो इसका कुछ ना कुछ उपयोग होगा जीवन में, ठीक है, हमारे दैनिक जीवन में इसका कुछ ना कुछ तो उपयोग होगा ना। तो कहाँ क्या उपयोग होगा, इसको हम लोग समझते हैं। तो आइए देखिए, यहाँ पे इस विरंजक चूर्ण का उपयोग की अगर हम बात करें तो वस्त्र और कागज उद्योग में, ठीक है, वस्त्र और कागज उद्योग में, और लॉन्ड्री सब जो होता है ना, वहां भी इसका उपयोग होता है, लॉन्ड्री में भी विरंजक चूर्ण का उपयोग होता है। उसके बाद कागज जो होता है उसके विरंजन, देखो अब मान के चलो, हम सभी जानते हैं बांस से जो है पेपर बनता है, ठीक है, बांस का कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। या मान के चलो पेड़ पौधे से भी पेपर का निर्माण होता है, कागज का निर्माण होता है, उसका कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। उस कलर को विरंजन किया जाता है, कलर को हटाया जाता है, ठीक है, वो जो कलर है एक्चुअली में उसको हटा करके उस कलर, पेपर का कलर कैसा होता है, व्हाइट होता है। तो इसी प्रक्रिया से, विरंजन की प्रक्रिया से ही हम उसको चेंज करते हैं, ठीक है। तो याद रखिए, वस्त्र और कागज उद्योगों में इसका उपयोग होता है, और उद्योग में विरंजन में इसका ब्लीचिंग। और एक बात ध्यान रखना, ब्लीचिंग आप समझते हो, है ना, हम लोग फेस वॉशियल कराते हैं, ब्लीच करवाते हैं, जो हमारा पुराने स्किन है ना, वो जो मान के चलो ड्राई हो गया है, डार्क हो गया है ना, उस डार्क स्किन को हटाते हैं, ब्लीच करते हैं, ठीक है, जैसे कि आप सैलून में करते होंगे। तो विरंजन, ठीक है, के लिए किया जाता है। रासायनिक उद्योग में उपचायक के रूप में होता है, रासायनिक उद्योग में क्या होता है, उपचायक, ऑक्सी एजेंट
की तरह ये काम करते हैं, ऑक्सीजन जोड़ने का काम करते हैं। कहां पे? रासायनिक उद्योग में, ये ध्यान रखना है। और याद रखोगे, पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए भी इसका उपयोग होता है। पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने में इसका उपयोग किया जाता है। हम सभी जानते हैं, जब बहुत बड़े टैंकर सब होता है, पानी का टैंक सब होता है ना, कुएं होते हैं, तो जो भी पानी जमा किया गया रहता है नादी में जमा करके रखते हैं, या कहीं भी स्विमिंग पूल में जमा करके रखते हैं। स्विमिंग पूल में वैसे क्लोरीन का भी उपयोग होता है ना, मतलब रेगाणु रहित बनाने के लिए विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है, जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए। उसमें गंदे गंदे जो है, मान के चलो जीवाणु बैक्टीरियाएं आ जाती है, उसको खत्म करके विरंजक चूर्ण अगर हम उसके अंदर डाल देते हैं, छींट देते हैं, छिड़काव करते हैं, तो क्या होता है, तो उससे जो है वो मुक्त हो जाता है। ठीक है, ये सारी बातें जो है आपको ध्यान में रखना है। सूत्र और उपयोग याद रखिए, सूत्र और उपयोग जो है याद रखना है, आपको दिमाग में बिठा करके रख लेना है। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो या नोट करना चाहते हो, एक सेकंड के लिए मैं हट जाता हूं, इसको ले लो, क्योंकि इसका उपयोग बहुत बार एग्जाम में पूछता है। विरंजक चूर्ण का उपयोग, विरंजक चूर्ण का निर्माण, तो मैं हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्क्रीनशॉट आपने इसका ले लिया। चलिए आगे देखते हैं, क्या देखते हैं, बेकिंग सोडा के बारे में। किसके बारे में देखते हैं? बेकिंग सोडा का निर्माण। अब देखिए, बेकिंग सोडा जो है हम सभी जानते हैं, क्या जानते हैं, देखिए यहां पर हम लिख रहे हैं, बेकिंग सोडा की अगर हम बात करें तो इसे हम क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा है तो इसे हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एक नाम ये है, एक नाम हम सभी जानते हैं, और है इसका, क्या है, सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट और बेकिंग सोडा, ये सभी इन्हीं के नाम है। ठीक है, बेकिंग सोडा ये सभी क्या है, इन्हीं के नाम है। अगर इसके सूत्र की बात करें, इसका जो है सूत्र क्या होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान में रखना है, इन्हीं के नाम है। इसकी सूत्र की अगर हम बात करें, इसका सूत्र क्या होता है, तो NaHCO3, NaHCO3। और हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके थे, धातु के, है ना, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया, तो पहले ही मान के चलो अम्ल क्षारक लवण में पहले ही हम जो है सेकंड या थर्ड लेक्चर में हमने इसको पढ़ा था। ठीक है, अम्ल का धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, अम्ल का धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, तो यहां पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, वहां पे बना था। अब देखो यहां पे ये बनता कैसे है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता कैसे है। अब देखिए यहां पर इसको बनाने के लिए इसके निर्माण की विधि, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कैसे बनता है ध्यान रखना है। हम क्या करते हैं, NaCl और जल, NaCl है और क्या है, जल है, H2O लेते हैं, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, साथ में अमोनिया को लेते हैं, ठीक है, NH3 को लेते हैं, और क्या करते हैं, सारे अभिक्रिया परस्पर सभी अभिक्रियाएं करती है। और जब सभी परस्पर अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है, ध्यान रखना, पहले तो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बनता है और हमारा प्रोडक्ट बन जाता है NaHCO3, इसका निर्माण हो जाता है। अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण हो जाता है, ध्यान में रखना है। तो ये जो है प्रक्रिया आपको ध्यान रखना है। बेकिंग सोडा का निर्माण कैसे होता है, तो हम NaCl लेते हैं, उसके साथ जल का अभिक्रिया करवाते हैं, उसके साथ CO2 और NH3, है ना, NaCl H2O CO2 और NH3 ये सारे लेते हैं, है ना, यौगिक, और आपस में अभिक्रिया करवाते हैं तो अमोनियम क्लोराइड बनता है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण हो जाता है, बेकिंग सोडा का निर्माण हो जाता है इसके इस अभिक्रिया से। ठीक है,
ये जो आप देख रहे हो अभिकारक, इतने अभिकारक जब अभिक्रिया करते हैं परस्पर तो उत्पाद में NH4Cl सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। इसको दिमाग में सेट कर लेना है और एग्जाम में ये पूछ दिए जाता है। ठीक है, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछ दिया जाता है, इसको दिमाग में आपको सेट कर लेना है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद इसके उपयोग को हम लोग देखेंगे, इसका उपयोग कैसे होता है, इसका उपयोग कहां किया जाता है। ठीक है, उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका स्क्रीनशॉट लो। तो चलिए अब इसका जो है हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, उपयोग को। ठीक है, इसके उपयोग को देखते हैं। उपयोग क्या कह रहा है, उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है। उपयोग कह रहा है बेकिंग पाउडर बनाने में। क्या कह रहा है, बेकिंग पाउडर बनाने में। ठीक है, अब बेकिंग पाउडर बनाने में जैसे केक पाउंडरोटी को स्पंजी बनाने के लिए किया जाता है ना, खमीर उठाने में किया जाता है। कैसे किया जाता है, अब ध्यान रखना है। ये जो आप देखे हो ना, क्या देखे हो, बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा से ही हमें बेकिंग पाउडर प्राप्त होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखो कैसे होता है, हम सभी को ये ध्यान में रखना है कि ये जो उत्पाद है NaHCO3, ठीक है, NaHCO3 धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, जब हम किसी खाने वाले पदार्थ को बनाते हैं, जैसे आटा को सानते हैं, मैदा को सानते हैं, जैसे कि केक बनाना है, पाउंडरोटी स्पंजी बनाना है, कुछ भी बनाना है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई आप देखो ये तो डाल दिया मैंने, बेकिंग सोडा को डाल दिया। बेकिंग सोडा को डालने के बाद उसमें थोड़ा सा नींबू का रस है ना, या मान के चलो सिरके डाल देते हैं, विनेगर डाल देते हैं, है ना। और क्यों डालते हैं बता रहे हैं, क्योंकि NaHCO3 जब आप इसके अंदर डालोगे, इसके पाउडर को डालोगे, डालने के बाद उस आटा को अच्छे से मिलाओगे और थोड़े मात्रा में कोई भी हल्का एसिड, वीक एसिड को डालते हो, और वीक एसिड में क्या होता है, हम सभी जानते हैं H+ आयन होता है। ठीक है, अम्ल होता है, H+ आयन होता है, यानी HCl होता है, HCl बोल रहे हैं, मतलब अम्ल कोई भी होगा, वीक एसिड भी होगा, वो भी H+ आयन देगा, है ना। ये बात तो आप सभी जानते हो। किसी भी चीज में अगर अम्ल होगा, अगर वो अम्ल है तो H+ आयन देगा। वो आप सिरका डाल सकते हो, आप नींबू का रस डाल सकते हो, है ना, कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन वीक एसिड डालोगे, स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दोगे तब तो खाओगे तो कहानी खत्म ही हो जाएगा ना। आप HCl उठा के डाल दोगे, H2SO4 डाल दोगे, HNO3 डाल दोगे, तब तो जान से भी हाथ धो लोगे। मतलब आप लाइट एसिड को डालते हो, वीक एसिड को डालते हो, नींबू को डालते हो, नींबू में भी H+ आयन होता है ना, अम्ल है तो H+ आयन वो देगा, आसानी से देगा। और जब ये अभिक्रिया करेगी तो क्या होगा, ध्यान रखना है, जब ये अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, तो यहाँ पे ध्यान रखोगे, होता क्या है, तो ये NaHCO3 H के साथ अभिक्रिया करेगा, H+ आयन के साथ अभिक्रिया करेगा, तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा। साथ में हम सभी को ध्यान रखना है H2O जल भी बनेगा, और अम्ल का सोडियम लवण बनता है। ठीक है, ये दोनों अभिक्रियाएं करती है CO2, और ये जो CO2 बना है ना, यही जो है खमीर को उठा देता है। यही क्या करता है, खमीर को उठाता है, फूल जाता है। ठीक है, या आप देखते हो पाउंडरोटी जो स्पंजी होता है, साथ में H2O जो है भाप बन करके निकलता है, और अम्ल का सोडियम लवण बनता है। इस प्रोडक्ट का जो है, इस तरह का प्रोडक्ट जो है हम जब भी बनाते हैं, केक बनाते हैं, पाउंडरोटी बनाते हैं, स्पंजी बनाने के लिए, ठीक है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, बेकिंग सोडा को डालते हैं और उसमें हल्का सा कोई वीक अम्ल को डाल देते हैं, जैसे नींबू का रस को डालते हैं। नींबू के रस में अम्ल होता है तो H+ आयन देगा, और दोनों अभिक्रिया करेंगे, CO2 बनेगा, H2O बनेगा, और अम्ल का सोडियम लवण बनेगा। और यही जो CO2 है, यही खमीर को उठा देता है ना, पाउंडरोटी को स्पंजी बना देता है। इसको ध्यान रखना है। तो इसका उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। केक पाउंडरोटी स्पंजी बनाने के लिए सोडियम मान के चलो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा का उपयोग होता है। एंटासिड के रूप में पेट की अम्लता दूर करने के लिए किया जाता है। एंटासिड आप सभी जानते हो, जैसे कि हम सभी जो मेडिसिन खाते हैं उसमें क्या होता है, Mg/OH का होल ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, और आप साथ में उसी कोई भी एंटासिड मेडिसिन को देखोगे तो वहां पर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तो देखोगे ही, Mg/OH का होल ट्वाइस देखोगे, ये भी एंटासिड है। लेकिन साथ में आप ये भी देखोगे, ये भी रहता है, क्या रहता है, NaHCO3, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। तो पेट में एसिडिटी हो जाता है ना, उसको दूर करने के लिए हम क्या कहते हैं, एंटासिड गैस की गोलियां खाते हैं। उसके पीछे जो है आप देखोगे लिखा रहता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या Mg/OH का होल ट्वाइस,
या NaHCO3, ये दोनों जो है यौगिक आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पे सोडा अम्ल या अग्निशामक है कि नहीं में किया जाता है। अब सोडा अम्ल क्या होता है, हमें ध्यान रखना है, हमने पढ़ा भी है इस अभिक्रिया को, है ना, यानी धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट का अम्ल के साथ अभिक्रिया, ठीक है। तो NaHCO3 को जब हम HCl के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, CO2 बनता है, और क्या बनता है, H2O बनता है, और क्या बनता है, NaCl बनता है। और यही जो है ना CO2, इसका उपयोग कहां होता है, अग्निशामक के रूप में। अब अग्निशामक आप सभी देख रहे हो, यह है ना, इसके अंदर में जो है, ये जो आप देख पा रहे हो सिलेंडर है, आग बुझाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसको हम खींचेंगे यहां से और कहीं पे आग लगा रहेगा, इसमें से CO2 का धुआं निकलेगा, और ये इसी तरह से बनता है सोडा अम्ल अग्निशामक, इसके अंदर भरा रहता है, ठीक है। यानी NaCO3 HCl को डाल दिया, इसके अंदर CO2 बन जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये सिलेंडर आप देखे हो ना, यही अग्निशामक है, ठीक है, ये आपको दिमाग में बिठा करके रखना है। यानी NaCO3 HCl के साथ अभिक्रिया करता है, CO2 बनता है, यही CO2 गैस क्या करता है, वहां पे जहां पे आग लगा रहता है वहां पे एकदम व्हाइट धुआं निकलता है, आप देखे होंगे, ठीक है। तो यहां पर उपयोग होता है। तो बेकिंग सोडा का उपयोग कहां कहां होता है, बेकिंग पाउडर बनाने में, केक पाउडर को स्पंजी बनाने के लिए होता है, एंटासिड के रूप में पेट की अम्लता को दूर करने के लिए होता है, सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में इसका उपयोग होता है। हमें उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आया होगा, तो उपयोग कम से कम आप कॉपी में नोट कर लो। मैं हट जाता हूं 1 सेकंड के लिए, आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आगे जो है हम लोग देखेंगे धोने का सोडा, ठीक है, वॉशिंग सोडा जिसे हम कहते हैं, ठीक है। अब इसका एक और नाम है, इस नाम को हम लोग जान लेते हैं, एक नाम और क्या है इसको हम लोग समझ लेते हैं। ये धोने का सोडा या वॉशिंग सोडा आप जानते हो ना, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट के नाम से हम सभी जानते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र की अगर बात करें तो Na2CO3 10H2O, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र आप देख रहे हो, Na2CO3 10H2O, सोडियम कार्बोनेट इसका नाम है, धोने का सोडा है, वॉशिंग सोडा सभी इसी के नाम है। अब ये बनता कैसे है, इसको हम लोग बनाते कैसे हैं, इसको देखना है। देखिए हम सभी क्या करते हैं, ये जो इससे पहले उत्पाद बना था, क्या उत्पाद बना था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको हम लोग गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म, हीट करते हैं। और जब ये गर्म होता है तो क्या बनता है, ध्यान रखना है आपको, ये बनता है Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, ये इतनी बातें जो है उत्पाद के रूप में बनता है। ये जो H2O बना है ना, यानी NaHCO3 को गर्म करने पे Na2CO3 H2O CO2 बना, ठीक है, यानी सोडियम कार्बोनेट बना और जल बना, CO2 बना। अब ये जो Na2CO3 है, इस Na2CO3 में ये जो जल है 10 अणु जुड़ जाता है, ठीक है, और Na, ध्यान रखना, ये यहीं पे उत्पाद नहीं बना है, ये जो आपका सोडियम कार्बोनेट है यहीं आप इसको यहां पे जो है ना, ये आप यहां पे बना दिए, बस इतना में आपका प्रोडक्ट में नहीं, इसके साथ क्या होता है, 10 जल के 10 अणु जुड़ते हैं, यानी क्रिस्टलन जल, यानी सोडियम कार्बोनेट में जल के, है ना, 10 अणु जाकर के जुड़ जाते हैं, है ना, यानी क्रिस्टलन जल का निर्माण होता है। क्या होता है, क्रिस्टलन जल। और ये जो सोडियम कार्बोनेट है, इसमें जल के 10 अणु जब जुड़ गया, Na2CO3 ठीक है, इंटू 10H2O, है ना, अब जाकर के ये हमारा प्रोडक्ट तैयार है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। ये बातें यहां पर देखने को मिलती है, यानी सोडियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करते हैं, सोडियम कार्बोनेट बनता है, जल बनता है, CO2 बनता है। और जब इसको हम पानी के साथ यानी जल के साथ फिर अभिक्रिया करवाते हैं तो जल के 10 अणु इसके साथ जुड़ जाता है और
प्रोडक्ट क्या बनता है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, यही हमारा क्या है? तो धोने का सोडा है। यही हमारा क्या है? धोने का सोडा है। और अगर आप इसमें, हमें तो नहीं लग रहा कि कोई समझ में नहीं आया होगा, हर एक बात जितने भी आपको निर्माण बता रहे हैं, जैसे कि आप जितना शिवरंजक चूर्ण का निर्माण, ठीक है, उसके बाद जो है खाने का सोडे का निर्माण, उसके बाद जो है धोने का सोडे का निर्माण, हमें नहीं लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आया होगा। उसका उपयोग और निर्माण दोनों ही आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझना है, इस समीकरण को ध्यान में रखना है। तो चलिए इसके उपयोग को समझते हैं। इसका उपयोग जो होता है ना, क्या होता है? कांच, साबुन और कागज उद्योगों में होता है। कहां होता है? कांच, साबुन और कागज उद्योगों में होता है। घरों में साफ सफाई के लिए इसका उपयोग होता है और जल की अस्थायी कठोरता को हटाने में इसका उपयोग किया जाता है। जल के अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग होता है? तो याद रखना, सोडियम कार्बोनेट है ना, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का उपयोग होता है। धोने का सोडा का उपयोग होता है। कांच के उद्योग में धोने का सोडा का उपयोग होता है। साबुन और कागज के उद्योगों में धोने का सोडा का उपयोग होता है। घरों के साफ सफाई के लिए भी होता है। जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग होता है। धोने का सोडा का उपयोग होता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग होता है। इसको दिमाग में आपको बिठा लेना है। तो अगर आप इसका स्क्रीन उपयोग है, इंपोर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले लें, फिर आगे हम देखते हैं। तो आगे देखा जाए, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमारा टॉपिक है क्रिस्टलन का जल। आपने क्या देखा? आपने देखा कि Na2CO3 में 10H2O जल जुड़ गया, वो जुड़ा, उसे हम क्रिस्टलन का जल कहते हैं। यहां पर आपको क्रिस्टलन का जल आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है भी। देखिए परिभाषा क्या है? लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या जो होती है वो क्या होता है? क्रिस्टलन का जल होता है। जैसे कि कॉपर सल्फेट देख रहे हो आप, CuSO4 में ये है 5, क्या है? 5H2O है ना। ये क्या होता है? CuSO4 क्या होता है? आपको ध्यान रखना है, CaSO4 का कलर होता है सफेद। जब इसमें जल के 5 अणु जुड़ जाते हैं, इसका कलर कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। क्या हो जाता है? नीला। यानी इसमें जल के 5 अणु जुड़ जाने से कॉपर सल्फेट नीला थोथा कहलाने लगता है। नीला थोथा, ठीक है, नीला थोथा के नाम से हम इसे जानने लगते हैं। यानी आपको ध्यान रखना है, क्रिस्टलन का जल क्या होता है? लवण के एक सूत्र इकाई, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या, तो जल के निश्चित अणु 5H2O की संख्या जब जुड़ जाती है तो वही क्रिस्टलन जल कहलाता है। और ये क्रिस्टलन जल जो है, जैसे कि CuSO4 में अगर जल के 5 अणु को हटा दें, इसका कलर हो जाएगा सफेद, और जब इसमें जल के 5 अणु को जोड़ेंगे, इसका कलर क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा। और आपको ध्यान रखना है, इसीलिए इसे हम नीला थोथा के नाम से भी जानते हैं। शुष्क दिखने वाले नीले कॉपर सल्फेट क्रिस्टल में है ना, क्रिस्टलन का जल 5H2O, ये SH2O लिखा है लेकिन 5H2O होगा, ध्यान रखना है, ठीक है, 5H2O होता है। गर्म करने पर यह जल हट जाता है और लवण का रंग नीले से सफेद हो जाता है। और जब इसको हम मान के चलो CuSO4 और 5H2O क्रिस्टलन का जल युक्त CuSO4 लेंगे या नीला थोथा लेंगे, उसको एक टेस्ट ट्यूब में रखेंगे, टेस्ट ट्यूब में रखने के बाद से गर्म करेंगे, कुछ देर के बाद आप क्या देखेंगे? उसमें से जो है उसका कलर सफेद हो रहा है, नीला कलर जो है उसमें से पानी का भाप बन करके निकल जा रहा है, और वो जो नीला कलर है वो गायब हो गया, वो सफेद हो गया। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पानी डालने पर नीला रंग वापस आ जाता है। फिर इसमें अगर हम पानी डालते हैं, फिर ये नीला रंग इसका क्या हो जाता है? वापस आ जाता है। यानी पानी डालते ही जल के फिर 5 अणु इसके साथ क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं क्रिस्टलन का जल आप समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। आगे देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है? ये मोस्ट VBI है। क्या है? मोस्ट VBI, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। प्लास्टर ऑफ पेरिस की अगर हम बात करें तो यहां ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखिएगा? इसकी निर्माण, ठीक है, तो CaSO4, ठीक है, CaSO4 में क्या होता है? 2H2O, 2H2O आप सभी जानते हैं क्या होता है? जल, ठीक है, जल के 2 अणु जुड़े हुए हैं, CaSO4। ये जो CaSO4 देख रहे हो ना, 2H2O देख रहे हो, आपको ध्यान रखना है, इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही हम कहते हैं जिप्सम। क्या कहते हैं? जिप्सम का ये सूत्र आपको ध्यान रखना है, ये जिप्सम है।
और CaSO4 2H2O को हम क्या करते हैं 373 केल्विन पे गर्म करते हैं, 373 केल्विन पे गर्म करते हैं, तो क्या होता है CaSO4 में से क्या होता है हाफ H2O निकल जाता है और डेढ़ H2O निकल जाता है। ठीक है, हाफ H2O मतलब CaSO4 हाफ H2O बचता है और डेढ़ H2O निकल जाता है। ध्यान रखना है क्या होता है CaSO4 2H2O। ठीक है, ये जिप्सम है, इसमें इसको हम 373, ये क्रिस्टल का जल है, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट है और 2H2O इसमें क्रिस्टल का जल जुड़ा हुआ है, ये जिप्सम है। अब ध्यान ये रखना है आपको, इसको जब हम सब क्या करते हैं 373 केल्विन पे गर्म करते हैं तो क्या होता है CaSO4 में से हाफ H2O मतलब CaSO4 हाफ H2O बचता है, इसमें से डेढ़ जल के अणु जो है क्या होता है निकल जाता है, और ये जो आपको बचा ना यही है आपका प्रोडक्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस, यही आपका प्रोडक्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब देखिए एग्जाम में आपसे पूछ देगा जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण या प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम का निर्माण, तो पुनः ये आप देखो ये है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब यही अभिक्रिया को आप इधर यहां पे देखो, अगर आपसे पूछ दे प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम का निर्माण तो आप क्या करोगे, ये जो है ना CaSO4 हाफ H2O में डेढ़ H2O जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, ध्यान रखना है CaSO4 2H2O। ठीक है, ये आपको जिप्सम प्राप्त हो जाएगा। मतलब CaSO4 जिप्सम को गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलेगा, है ना, और डेढ़ प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलेगा, इसमें से डेढ़ जल का अणु निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन CaSO4 हाफ H2O में डेढ़ जल के अणु को जोड़ देंगे तो हमें पता है CaSO4 2H2O हमें प्राप्त हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर इस समीकरण को आपको ये देखो, ये आपसे पूछता है एग्जाम में, अक्सर देखते हैं ये रिपीटेड हो जाता है, आपसे पूछ दिया जाता है जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण के लिए समीकरण को लिखें। ठीक है, अभिक्रिया को लिखें, तो या आपसे पूछ देगा प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम बनाने का अभिक्रिया को लिखें या जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने का अभिक्रिया को लिखें, तो दोनों अभिक्रिया को आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया और आपको हम बता दें ये है MBBI, ये क्या है MBBI, है ना, ये अक्सर पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए अब हम देखते हैं इसके उपयोग को। अब देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग POP प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से हम जानते हैं। उपयोग की अगर हम बात करें तो हमें कहां कहां इसका उपयोग देखने को मिलता है, POP के कई अलग अलग संदर्भों में अलग अलग उपयोग होते हैं। सबसे प्रमुख उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा तकनीकी और चिकित्सा के क्षेत्र में इसका विशेष उपयोग होता है। ठीक है, टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए, टूटी हुई हड्डी जो होता है ना, अब देखे होगे किसी का हड्डी टूट गया है ना, तो हड्डी को क्या किया जाता है लाइन पे लाने के लिए इसको प्लास्टर कर दिया जाता है और डॉक्टर क्या कर देता है उसको ऐसे करके, अब देखे होगे हाथ जिसका टूटा हो, किसी का टांग टूटा हो तो व्हाइट जो है देखते होगे आप, प्लास्टर कर दिया जाता है ना, और जमा दिया जाता है उसके ऊपर ताकि हाथ को इधर से उधर नहीं किया जा सके, और जिस कारण से अगर वो हाथ के अंदर मूवमेंट होगा तो क्या होगा हड्डी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, और उसको सही ढंग से सेट करने के लिए हमें डॉक्टरी चिकित्सा में आप देखते होंगे टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, प्लास्टर को चढ़ाने के लिए। उसके बाद खिलौने सजावट का सामान बनाने में, ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से आप देखते होंगे बहुत सारे आर्टिफिशियल खिलौने बनते हैं, यहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। मूर्तियां बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, हड्डी को जोड़ने में इसका उपयोग किया जाता है। ये सारे उपयोग हैं और इसे आर्द्ररोधी बर्तन में रखते हैं वरना यह पानी से क्रिया करके कठोर हो जाता है। ध्यान रखना है, इसे आर्द्र मतलब इसको एकदम एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं। ये अगर नम उष्ण जलवायु के संपर्क में आएगा, आर्द्रता के संपर्क में आएगा तो क्या होगा, ये जम जाएगा, पत्थर हो जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये इसका उपयोग है और इस उपयोग को आपको दिमाग में छाप लेना है। इसी के साथ हमारा जो है ये चैप्टर क्या होता है समाप्त होता है और उम्मीद करते हैं
ये चैप्टर में जो भी आपको कहीं से भी प्रॉब्लम हो, समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट्स में लिखें, हम समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आप ऑफलाइन क्लास में हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, हम रेगुलर क्लास में आते हैं, आप वहां पूछ सकते हैं। और इसका क्वेश्चन आंसर भी है, फर्स्ट चैप्टर का भी क्वेश्चन आंसर अभी बाकी है, हम सभी करने वाले हैं। साथ में बहुत जल्द इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं चैप्टर के अंदर का, उन सभी को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो चलिए, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, और अगले लेक्चर जो होगा, अगला जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो होगा प्रकाश, लाइट होगा। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन को हम लोग समझेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।